बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, हम हर रोज आते हैं, आपको बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जरूरी ये भी है कि आप भी शेयर करें और फीडबैक दें हमें सोशल मीडिया पर कि आप कहां कहां मौजूद हैं, वहां मौसम का क्या हाल है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो भी जरूर कीजिए, वो भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें खुशखबरियां चलती चली आ रही है और अभी वेदर अच्छा हुआ है। उसके साथ शायकीन का मूड भी अली आप कह लें कि वो अच्छा हो गया। वहां पर भी मौसम बहुत आगाज बड़ा अच्छा हुआ है हमारे लिए। हम सोच रहे थे कि 2025 थोड़ा सा जरा हमें लगा वनडे सीरीज के टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो हमें इतना मौजू और साजगार दिखाई नहीं दिया, लेकिन T20 के लिए बेहतरीन था। श्रीलंका से जो सीरीज हुई है उसमें हम पहले भी सबका ले जाते रहे हैं और अब जो आगाज हुआ है सीरीज का उसमें बेहतरीन शानदार फतह के साथ पाकिस्तान ने आगाज किया है। दंबोला में खेले गए पहले T20 मैच में कौमी टीम ने मेजबान श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और सीरीज में उनको अब बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान की जो जीत की वजह है बताई जा रही है कि उनकी मुनज़्ज़म बॉलिंग, जिम्मेदाराना बैटिंग, शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी किया। मैच देखते भी काफी तब्दीली हमें नजर भी आई, जिस तरीके से कारकर्दगी हमारे प्लेयर्स ने दिखाई है, जितनी रिस्पॉन्सिबल। शादाब खान की जो ऑलराउंडर कारकर्दगी थी उसने बेसिकली मैच को उसका पांसा पलट दिया था। 129 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम ने सिर्फ 16.4 ओवर्स में जो मैच है मुकम्मल कर लिया और साहबजादा फरहान ने 36 गेंदों पर 51 रन्स बनाए और उनकी इनिंग में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और क्या इनिंग्स थी जबरदस्त। और साइम अयूब को भी देखें, 18 गेंदों पर उन्होंने 24 रन बनाए हैं। शादाब खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया है। तो अब जो मैं ये बता रहा था कि करार दिया जा रहा है कि इनकी मुनज़्ज़म बॉलिंग और ये वो एक सिंक्रोनाइजेशन दिखाई दे रही है टीम में। अब हमें दिखाई दे रहा है कि आपस में राब्ता बरकरार है, बॉलर्स बैटर को मदद कर रहे हैं, बैटर बॉलर्स को मदद कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड अ गुड चेंज। यस, इट इज। लेकिन अमेरिका से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अमेरिका की बात करें तो उसकी रियासत मिनेसोटा में अमेरिकी इमिग्रेशन हुक्काम के छापे के दौरान एक 37 साल खातून को गोली मार दी गई और उसे हलाक कर दिया गया। हुक्काम ने यह दावा किया है कि मुश्तिल शहरियों ने एहलकार को दौराने ड्यूटी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की और अमेरिकी इमिग्रेशन हुक्काम सदर ट्रंप की पॉलिसी के तहत तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये आइस के एहलकार हैं जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। और शहर के मेयर ने कहा है कि एहलकार ने ज्यादती की है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की है और फुटेजेस जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। उन फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि कोई ज्यादती नहीं हुई है। उसने भागने की कोशिश की वहां से, उसको दोबारा कैप्चर किया जा सकता था। और ऐसे कई कैप्चर आप अमेरिकी मीडिया पर देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए होता है, गाड़ियों के जरिए होता है और इस ऑफेंस के लिए सजाएं मौजूद हैं। लेकिन आपने सीधा गोली मारकर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। इस पर बहुत तनकीद हो रही है। जो ज़ोहरान मोमदानी है वो बहुत तनकीद कर रहे हैं कि तारकीन वतन के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। इल्हान उमर है जो बहुत तनकीद कर रही हैं। उनका कहना है कि जो ट्रंप के इजाजत के साथ इसके एहलकार कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। देखते हैं कि आगे अपडेट्स में क्या होता है। और जनाब, दूसरी जानिब वेनेजुएला के तेल से मुतालिक जो अमेरिका का मंसूबा है वो बज़ाहिर बेनकाब हो गया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल आला मेयारी तेल को अब अमेरिका लाया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वेनेजुएला का तेल मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा और उससे हासिल होने वाली जो रकम है वो उन्हीं के कंट्रोल में होगी। और मजीद कहा कि आइंदा 18 माह में अमेरिकी ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला में दोबारा फाल हो जाएगी और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। अमेरिकी सदर के इस ऐलान के बाद आलमी मंडी में जो तेल है उसकी कीमतें गिर गई हैं। जो ब्रेंट खाम तेल है 11 सेंट कमी के बाद $60.69 फी बैरल पर आ गया। और उधर अमेरिका ने बहरे ओकेनस में वेनेजुएला से मुंसलिक 2 तेल बरदार जो जहाज हैं वो जब्त कर लिए हैं। तेल बरदार जहाजों में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर भी शामिल है। और अमेरिकी मिलिट्री कमांड के अकॉर्डिंग अमेरिकी जो पाबंदियां हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने पर जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको कब्जे में लिया गया। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ग्रीनलैंड से मुतालिक कशीदगी पर
अगले हफ्ते डेनमार्क हुक्काम से मुलाकात भी वो करेंगे। अमेरिकी सलामती से मुतल्लिक खतरे पर सदर के पास फौजी जराए के इस्तेमाल का इख्तियार होता है और मार्को रूबियो ने कहा कि हम वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल हासिल करेंगे। इस रकम के इस्तेमाल और तकसीम पर हमारा कंट्रोल होगा। अमेरिकी इजाजत के बगैर वेनेजुएला अपने तेल से आमदनी हासिल कर सकता है और ना उसे मुश्किल कर सकता है, तो ये पाबंदी वेनेजुएला पे लगा दी गई है। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे उन्होंने जंगे रुकवाने का कहा था, और अब 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो तेल से भरे हुए हैं, जिनके पास वसाइल हैं, मादनी वसाइल हैं, दीगर चीजें मौजूद हैं। खासकर वेनेजुएला की बात करें तो मार्केट में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जैसे ही हमला हुआ था समझा जा रहा था, और हमने देखा कि ईरान और फिर उसके बाद वेनेजुएला, यहां पर अमेरिका से जो भी खबरें आ रही हैं उस पर बड़ी गहरी तशवीश है पूरे अक़वाम आलम को। बिल्कुल ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें कमी लाने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें सियासी जमातों, वकला और दानिश्वरों, जमात इस्लामी, MQM और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की। बाद में नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया भी जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा और मुकदमात को ख़त्म किया जाए और हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ तश्कील देंगे। अपोजिशन कमेटी को जो सियासी कैदी हैं उन तक रसाई दी जाएगी। इजलास ने नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल के आगाज की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए करार दिया कि ज़मन में हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियां तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। वैसे इस मुज़ाकराती कमेटी पर भी तनकीद सामने आई। श्री मज़ारी साहिबा जो हैं वो चले हुए कारतूस इनको बोल रही हैं और अपनी जो अब मुज़ाकराती टीम देख रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं सालसी की, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मसला सिर्फ बानी PTI का नहीं है, जब तक सब बैठेंगे नहीं हालात बेहतर होंगे। हमारे मुल्क के हालात है, इनको समझने की जरूरत है, इसका हल ढूंढे। हल आपस में जिस तरह ये बैठी हुई है, ये आज की मीटिंग है, इस तरह सामने बैठना पड़ेगा। सियासतदानों को भी, फौज को भी, जुडिशरी को भी, इस मुल्क के बिजनेसमैन को भी बिठाएं। सबको मिल बैठना होगा। जब तक सब नहीं बैठेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। उधर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की दोबारा बाज़गश्त है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती जो वफ्द है वो स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए अब तैयार है और तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे, ये बताया जा रहा है। अभी तक किसी PTI रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राबता नहीं किया है। अपोजिशन रजामंद हुई तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास भी बुलाएंगे। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद अचकज़ई ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला है, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं अगर उसमें कुछ कमी हो हम माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ कि बैरिस्टर गौहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है, नया चेयरमैन कौन होगा? तो सलमान अकरम राजा का जवाब जो था, उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी PTI हैं और कोई नहीं है। हमारे साथ जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो जबर के ज़ाब्ते हैं। और सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बयान पर PTI में फिर इख्तलाफात दोबारा से शुरू हो गए और ज़राए के मुताबिक PTI जो अरकान हैं उन्होंने सलमान अकरम राजा को पार्टी में ग्रुपिंग का जिम्मेदार करार दे दिया है और सेनेटर्स की जानिब से नुमाइंदगी ना होने पर नई सियासी कमेटी को भी अब मुस्तरद कर दिया गया। और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कोई भी फैसला किसी जाती मफाद की खातिर नहीं किया। मेरी तकर्री पर भगोड़ों और चेलों ने शुरू से ही महाजराई की कोशिश की है। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ये कहते हैं कि बानी PTI ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ बना हुआ है। PTI ने इख्तलाफ और गालम गलोच के अलावा किया ही क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कराची में खुशामदीद कहेंगे। चीफ मिनिस्टर के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। PTI की सियासत से एतराज़ात हैं, PTI की तर्ज़ हुक्मरानी से एतराज़ात हैं,
जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे धावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी इतराज़ात है। तो जनाब ये सारी सियासी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। खालिद कयूम साहब सीनियर तज्जियाकार इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले डायलॉग कमेटी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइएगा ये जो बाहमी इख्तिलाफात हैं ये क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब पर मुसलसल तनकीद हो रही है। एक्सप्रेस भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो ग्रुप्स हैं इनके बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस पर भी बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात जो हैं वो ख़त्म कब हुए थे। अब ये कह सकते हैं कि इख्तिलाफात हर आने वाले दिन बढ़ते जा रहे हैं और तकसीम बढ़ती जा रही है। और अब देखिए कि ये जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, अब तो उन्होंने पिछली 2-3 जो मीटिंग्स हुई हैं सियासी कमेटी की उसमें शिरकत नहीं की। और जो सियासी कमेटी है वो जो है वो सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से तश्कील दी गई, जिस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अगर आप देखें तो पार्टी के अंदर अडयाला जेल के अंदर जो है वो बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर नज़र आता है। और जेल से बाहर जो है वो बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान जो हैं उनका फैसला साजी में जो है वो एक कलीदी किरदार जो है वो नज़र आता है। और जो पार्टी की सीरियस लीडरशिप है, पार्टी की सीरियस लीडरशिप जो है वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो सेनेट में बैठी हुई है, वो कौमी असम्बली में बैठी हुई है, और वो पूरी पार्लियामेंट्री लीडरशिप जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और उनसे फैसला साजी का जो अख्तियार है, जो हक है जो पार्लियामान के अंदर, वो छीन लिया गया। और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर जो सियासी कमेटी है उनके फैसले मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। और जो मुज़ाकरात के रास्ते खुलने हैं और जो माजी में भी खुलते रहे हैं वो हमेशा पार्लियामान से खुलते रहे। और अब अगर मुज़ाकरात दोनों जमातों के दरमियान 2024 में भी जो हुए थे, जो नवंबर 2024 में भी हुए थे, वो पार्लियामान की सतह पर हुए थे जी। पार्लियामान में दोनों तरफ से कमेटियां बनाई गई थी। और अब भी अगर मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत और अपोजिशन में होते हैं तो वो पार्लियामान के अंदर ही दोनों तरफ से जो है वो कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और उनकी बुनियाद पर फिर स्पीकर कौमी असम्बली इन मुज़ाकरात के अमल को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह पार्लियामान के अंदर से जो मुज़ाकरात का अमल अगर शुरू होता है तो उससे नताइज निकल सकते हैं, ख्वाह महदूद सतह पर निकलें। मिल बैठने से कोई ना कोई हल और रास्ता जो है वो निकलता है। और रास्ता निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसके तहत ये कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसका एलामिया भी जारी किया गया। वैसे इसी किरदार पर जरा रोशनी डालें कि ना तो इसमें कोई पीटीआई की हमें कोई क़यादत नजर आई और ना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वैसे चले वो हुकूमती सतह पर इत्तेहादी जमातें, उनका भी कोई मेन यहाँ पर नहीं मौजूद था। इसके अलावा जो मज़ाहमती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, इनके मेंबर्स पर कोई चले हुए कारतूस कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो क्या ये जो मुफाहमती अमल के बगैर ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी अपनी कोशिशें करना चाह रही है ये आगे बढ़ पाएंगी या इनका कोई नतीजा भी निकल पाएगा? देखिए, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है ये पीटीआई के साबिक जो रहनुमा है उन पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। और जिनमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो हैं वो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है और बड़ा अच्छा एक मस्बत जो है वो अमल जो है वो कोशिश की है, और जिससे एक मुज़ाकरात की जो फ़ज़ा है उसको मैं समझता हूँ कि बरकरार रखने में इस कमेटी ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और इसमें अगर आप देखें तो इसको जो है वो सियासी जमातों के अंदर जो सीरियस लीडरशिप है और जो दानिश्वर हल्के हैं और जो बाकी मैटर करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से एक सपोर्ट जो है इस कमेटी के लिए आई है। और जो आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की तरफ से कोई
वहाँ पर लीडरशिप नहीं आई। देखिए वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके साथ जो है दूसरी तरफ पीटीआई जो अपोजिशन जमाते हैं, वो तो दो इंतहाओं पर खड़े हैं। इन दो इंतहाओं को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उनको बैठाने के लिए तो ये एफर्ट की गई है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है इस कमेटी की जो सिफारिशात उन्होंने दी हैं, जो मुतालबात किए हैं, तो ये शीरी वो मजारी भी जो है मैं समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव हैं और काबिल अमल हैं। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो की गई है कि देखिए कि आप जो जेल के अंदर पीटीआई की लीडरशिप है, उनके जरिए मुज़ाकरात के अमल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो नतीजा खेद हो सकते हैं। और उनका इशारा जो था वो कोट लखपत के अंदर आज जो पीटीआई की लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन महमूद रशीद हैं, उमर चीमा हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और जो खवातीन की जो रिहाई की का मुतालबा जो है वो किया गया, वो भी बड़ा अहम है कि उसमें बुशरा बीबी और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ख़ास तौर पर उनकी रिहाई की बात जो है वो की है। अगर ये अमल आगे बढ़ता है तो आगे चलकर जो है उनका ख्याल ये है कि इस अमल से मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त से बानी पीटीआई को भी फायदा पहुंच सकता है। पीटीआई की शमूलियत के बगैर ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, ये आगे अपने मकासद में कामयाब हो पाएगी? जिस तरीके से जो एफर्ट्स आपने कहा कि पॉजिटिव हैं वो कर रहे हैं, तो क्या उनके शमूलियत के बगैर या उनकी रजामंदी के बगैर जो बाहर क़यादत है, ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए ये जो कमेटी है नेशनल डायलॉग कमेटी, इस कमेटी ने कोई बराह रास्त मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने। इस कमेटी का रोल ये है कि मुज़ाकरात की राह हमवार की जाए, फ़ज़ा कायम की जाए, और जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करना है, इसी तरह इनका रोल भी जो है वो फैसिलिटेटर का है। और मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है वो तो आगे बढ़ने चाहिए कि ताकि मुल्क के अंदर जो एक सियासी तनाव है उसका खात्मा हो, क्योंकि इस तनाव से पाकिस्तान की सियासत को भी नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को भी नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की मैशत को भी नुकसान पहुंच रहा है, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उस जंग में जो है वो पूरी कौम के इत्तेहाद, यकसुई और यकजहती की जो है वो पहले कभी इतनी शायद जरूरत ना हो जितनी इस वक्त जरूरत है। और ये जो इत्तेहाद और यकजहती है और ये जो मुफाहमत है, ये एंगेजमेंट से हो सकती है। ठीक है। और माजी में एक कोशिश कामयाब हो चुकी है। 2014 में जब सन APS हुआ तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, इसी तरह का तनाव था, लेकिन फिर भी पार्लिमान के अंदर आज जो हुकूमती जो जमातें थी, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें थी, जो अपोजिशन जमातें थी, तमाम जमातें पीटीआई समेत एक प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल ठीक। फिर 20 नकाती नेशनल एक्शन एजेंडा बना और उस एजेंडे पर अमल दरामद से नताइज भी बरामद हुए। बिल्कुल ऐसे। तो खालिद साहब, अभी आपको लगता है कि नताइज बरामद कर पाएगी ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है? क्योंकि जो बाहर बैठे लोग हैं, तासुर ये है कि पीटीआई के बाहर बैठे लोग जो हैं चाहते हैं कि रिहाई हो जाए, लेकिन जो यहाँ मौजूद क़यादत है वो नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आ जाए, क्योंकि उनकी पोजीशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। आपको लगता है कि ये कमेटी कोई राह हमवार कर पाएगी? श्री मजारी साहिबा ने भी कहा है कि चले वो कारतूस इकट्ठे हो गए। देखिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। श्री मजारी साहिबा को ये इस तरह चले हुए कारतूस इनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि श्री मजारी खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो उनसे जेब नहीं देता कि वो फिर इस तरह की बात करें। ये तो फिर पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है इस वक्त, वो तो बानी पीटीआई के लिए अडयाला जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बना सकी। वो उनको तो कई मौके मिले और मौके ज़ाया किए। सबसे बड़ा मौका जो मिला जो है वो मामलात को आगे बढ़ाने का, वो 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे, उन नताइज की बुनियाद पर जो है वो कोई पीटीआई की जो उस वक्त की पार्लिमानी लीडरशिप थी, जिनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराद और दूसरी जो लीडरशिप थी, वो उस बुनियाद पर जो है वो कुछ हासिल किए बगैर पार्लियामेंट में जाकर खामोशी से बैठ के उन्होंने कोई मुज़ाकरात उस तरह नहीं किए, कोई बारगेन नहीं की। और फिर दूसरा जो मौका आया वो 26 नवंबर 2024 का मौका था। उसमें फिर जो पीटीआई की जो लीडरशिप थी, जेल से बाहर जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप जो है
कुछ हासिल करने में नाकाम रही। ठीक है। और इसके साथ देखिए एक और बड़ा मौका आया कि जब मई में पाक भारत जंग हुई, उस जंग में भी पीटीआई जो है वो कुछ हासिल करने में नाकाम रही और उस तरह हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़ी ना हुई इस कौमी मौके के ऊपर जिस पर साथ खड़े होकर वो कुछ हासिल कर सकते उस वक्त कुछ bargain तो कर मैं समझता हूं कि ये इनकी नाकामी है। अच्छा। और नाकामी का नतीजा है कि अब साबिक रहनुमा जो है अगर कोई मस्बत अंदाज में आप कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मैं समझता हूं कि तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन पीटीआई के अंदर आप समझते हैं कि तनाव इतना है, महादरा इतनी है, तकसीम इतनी है, कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं उनको दाद देता हूं कमेटी के जो अरकान हैं कि वो इतनी तनकीद के बावजूद और पार्टी के अंदर मज़ाहमत के बावजूद वो अपने काम में लगे हुए और वो पॉजिटिव चीज के लिए सामने आए। बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, हमारे साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात क्रिकेट की तो पाक श्रीलंका सीरीज की बात करते हैं। T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने शानदार फतह के साथ इसका आगाज किया। शो के शुरू में भी हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कि पहला मैच हम जीत गए हैं, बासानी जीत गए हैं, हमने 6 विकेटों से शिकस्त दी है उनको और सीरीज में बर्तरी अब हासिल कर ली है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो मुनज़्ज़म बॉलिंग, जिम्मेदाराना बैटिंग, इस पर भी बात की और शादाब खान की जो ऑलराउंड कारकर्दगी थी जिसने मैच का पांसा पलटा है उस पर भी बात की है हमने। तो जनाब हमारे बैटर्स भी काम आ रहे हैं। साहबजादा फरहान ने 36 गेंदों पर 51 रन जड़े हैं। इसके साथ साइम अयूब ने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं और शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। तो देखिए हमारे तमाम तर टीम जो है इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। हमारे वाइस कैप्टन खासकर एक्शन में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब बात करें T20 वर्ल्ड कप में जो तनाज़ा चल रहा है इस वक्त, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू में होने में 1 माह से भी कम अरसा रह गया और ऐसे में IPL से उठने वाले जो तनाज़े ने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भेजने से साफ इनकार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क के वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भारत के अलावा दूसरे वेन्यू श्रीलंका में टीम भेज सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि उम्मीद है कि ICC हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करेगी और हमारे मौक़िफ़ को गैर जानिबदारी के साथ सुना जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार पर कायम रहता है तो क्या ICC वर्ल्ड कप का वेन्यू तब्दील कर सकती है? इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्रिकेट शायकीन की सुबह बड़ी अच्छी हो गई, बल्कि जैसे ही हमने पहला मैच जीता तो हमें नए साल का पहला तोहफा मिल गया। क्या कहेंगे, किस तरीके से, जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिम्मेदाराना जो कारकर्दगी थी उसका मुजाहिरा किया और हमें एक जो टीम स्पिरिट थी वो नजर आई कल के मैच में? जिम्मेदाराना बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन नए साल का तोहफा कराची वालों को भी मिला है। यहाँ पे भी थोड़ी सी सर्दी हो गई है। जो साल के कुछ मुबारकबाद 5 दिनों के लिए जो होती है, आप लोग तो एंजॉय करते रहते हैं। मैच बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा प्लेयर्स ने माहौल गरमाए रखा और जिस तरह की बॉलिंग हुई और शादाब, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टीम मैन है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में परफॉर्म करते हैं, एक एनर्जी ले आते हैं टीम में, इसीलिए माइक हेसन उनको पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा कल किस तरह उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और बैटिंग में गोके बहुत बड़ी इनिंग नहीं थी लेकिन वो फिनिश करके आए अपना मैच। तो बॉलिंग शादाब की भी अच्छी थी, सलमान की भी अच्छी थी, अबरार की भी, सब ने ही अपना अपना रोल प्ले किया। लेकिन जो खामी मुझे नजर आई वो नजर आई फील्डिंग में। आपने नोट किया होगा 2 कैच तो बिल्कुल ही ऐसे थे आसान, एक पे छक्का करवा दिया था साहबजादा ने, एक और भी कैच ड्रॉप, वो एक चीज है। बाद में बैटिंग में सबसे पॉजिटिव पॉइंट था पावर प्ले में, जो हमारे ओपनर्स ने जिगर से खेले, बिल्कुल बेजिगरी से खेले, जबरदस्त उन्होंने आगाज पर किया और इसी वजह से हमको आसानी से ना मैच जीतने में मदद मिली। तो ओवरऑल पॉजिटिव बहुत है। साहबजादा फरहान थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। साइम ने जल्दी आउट हो गए लेकिन तो जितना भी खेले एंटरटेनिंग उनकी इनिंग थी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, एक अच्छा साइन पाकिस्तान के लिए कि इस टीम में। तो सलीम साहब आप देखते हैं कि उनके होम ग्राउंड पर उनको हरा देना कुछ तब्दीली ला सकते, क्योंकि सीरीज तो पहले भी हमने उनके साथ खेली है, उसमें भी हमें जो है फतह नसीब हुई है। तो आपको लगता है कि इस वक्त होम ग्राउंड की वजह से कुछ एडवांटेज था उनको? देखिए श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती चली आई है। रीसेंट पास्ट अगर हम देखें तो वहां जाकर हमारी फतूहात ज्यादा है श्रीलंका के मुकाबले में। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम अब
इतनी ज्यादा अच्छी रही नहीं है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनको क्रिकेट में अब काफी कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इतनी माजी जैसी तगड़ी टीमें इनकी रही नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा उनके ऊपर भारी है। कल भी हमें यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी, लेकिन शुरू में विकेटें भी काफी ली, उसके बाद रन बनवा लिए। थोड़ा चलो अच्छा हुआ, थोड़ा मजा आया शायकीन को, वरना तो लग रहा था बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो रहा है। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस श्रीलंका के मुकाबले में काफी अच्छी है। लेकिन वर्ल्ड कप से कबल यहाँ पर खेलना पाकिस्तान के लिए काफी मुफीद है, प्लेयर्स को आइडिया हो रहा है कंडीशन का भी। यही मैं पूछना चाह रही थी कि कंडीशंस के हिसाब से कितना फायदा मिलेगा इस सीरीज से जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें हमांग होने में। और दूसरा ये कि हम जिस तरह इंडिविजुअल प्लेयर्स की कारकर्दगी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने भी जिक्र किया, हमने भी जिक्र किया, शादाब खान ने जिस तरीके से जो कारकर्दगी दिखाई, वैसे ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे सलीम खालिद साहब, जब बातें हो रही थी उनकी वापसी की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस सीरीज में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि शादाब खान को लाना नहीं चाहिए टीम में, इनको मौका अभी नहीं दें, इनको पहले क्रिकेट खिलाएं डोमेस्टिक। लेकिन शादाब तो टीम से जो बाहर हुए थे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुए थे, वो इंजरी की वजह से हुए थे। उन्होंने सर्जरी करवाई, इंग्लैंड जाकर रिहैब किया, वहीं पर इंग्लैंड में यहाँ पे भी आके उसके बाद वो फिट हो, जब वो फिट है तो फिर तो ऑटोमेटिक चॉइस है। लोग ये कहते हैं कि माइक हेसन की आंख का तारा है क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैप्टन है और वो कोच है, इस वजह से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो और भी 14 प्लेयर हैं, तो वो क्यों नहीं आंख का तारा है माइक हेसन की, उनको भी ले आए उठा के। असल में परफॉर्मेंस की वजह से उनको पसंद करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस शायद आप में देखें, क्योंकि यहाँ पर जब वो वापस आए तो कोई वाइट बॉल क्रिकेट तो हो नहीं रही थी, डोमेस्टिक कायद आजम ट्रॉफी हो रही थी। फिर वो चले गए बिग बैश, वहां भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बैट और बॉल दोनों के साथ, तो ऑटोमेटिक चॉइस थे। और आते के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड कप में भी टीम के लिए काफी काम आ सकते हैं। श्रीलंकन पिचेस आपको पता है कि वहां से मदद मिलती है स्पिनर्स को भी, तो अच्छी बात है। शादाब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अबरार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइम को मौका नहीं मिला बॉलिंग में, वो भी उनकी भी अच्छी चल रही है। फिर यंग पेसर जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर शादाब के तो आ गए, लेकिन बाबर नहीं थे, बिल्कुल ठीक, हारिस भी नहीं थे, फिर भी हमारी टीम इस लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा, एक तो चीज आपने कही कि हमें कंडीशंस का पता चल जाएगा, कहां हमने खेलना है, क्योंकि चंद ही रोज रह गए हैं, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो आपके ख्याल से कंडीशन से हमाहंग होना एक जगह पर है, दूसरी जानिब जो हम श्रीलंका के साथ सीरीज खेल रहे हैं, दीगर टीमें कुछ हैं जिनके साथ हम अभी जो रिसेंट पास में बहुत क्रिकेट नहीं खेली है हमने उनके साथ, और वो बड़ी तगड़ी टीम है। आपको लगता है कि इसका फुकदान रहेगा, या ये जो कॉन्फिडेंस हम श्रीलंका से गेन कर रहे हैं ये वहां काम आएगा? देखिए, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी जो अगली सीरीज है वो किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, वो तो तगड़ी टीम है, तो वो तो हमें मौका मिल जाएगा। चले ठीक है, श्रीलंका को हम कहते हैं कि कमजोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो तगड़ी है। देखिए कौन कौन का प्लेयर आता है, तो खेलेंगे तो क्रिकेट। और फिर असल चीज होती है वर्ल्ड कप में ना, आपका मोमेंटम कैसा होता है, पहले आप कितना जीतते आ रहे हैं, पहले आप कितना हारते चले आ रहे हैं, मैटर करता है। लेकिन असल मैटर ये करता है कि उस इवेंट में आप कैसे खेल रहे हैं। आपने देखा रिसेंट आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, हालांकि हम लोग की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। बस अब ये दुआ करनी है कि यहाँ पर श्रीलंका में हम खेले तो अच्छा परफॉर्म करें। खासतौर पर इंडिया से बहुत हार रहे क्रिकेट में, हम बहुत, वैसे हमने जंग वंग में इतना बुरी तरह पिछाड़ा है, क्रिकेट में भी नहीं हारना चाहिए। बच्चों ने तो हरा दिया पाकिस्तान के सीनियर टीम को भी। बिल्कुल, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं, जो हमारा काम है जो क्रिकेट शायकीन का, वो हम कर रहे हैं। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब ये जो बांग्लादेश ने इनकार किया भारत में खेलने से, और अब फिर आईसीसी के मना करने के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना, और उस पर वो बज़िद है कि वेन्यू जो है वो तब्दील किया जाए, क्या देखते हैं आप? क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का जो वेन्यू है वो उसे तब्दील कर सकती है? कोई तब्दीलियां इतने कम वक्त में लाई जा सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो इस वक्त तगड़ी लीडरशिप मिली हुई है क्रिकेट में। मोहसिन नकवी उन्होंने तो अपना मनवा लिया, हाइब्रिड मॉडल भी सब कुछ कर लिया, तो पाकिस्तान से तो डरते हैं। वो तो अभी तक अपनी एशिया कप की ट्रॉफी भी नहीं ले सके जीत कर, इतना डरते हैं। लेकिन बांग्लादेश का पाकिस्तान वाला मामला नहीं है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टैंड लिया है, वरना उनकी क्रिकेट काफी इंडिया के ऊपर बेस करती है। मुस्तफीज को आईपीएल से जब बाहर किया तो उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, क्योंकि वो जानते थे, अभी आगाज हुआ है मुस्तफीज से,
कल को फिर हमें बोलेंगे कि इंडिया की टीम खेलने नहीं आ रही है, एक सीरीज इनकी होनी अनाउंस कर दिया इन्होंने, और फिर अपनी इनकी टीम को वहां भी नहीं बुलाएंगे। तो लॉन्ग में उन्होंने लंबे अरसा सोच के आगे, तो उनको लगा कि यार इंडिया से क्रिकेट तो हमारी वैसे ही बंद हो रही है, तो फिर हमें स्टैंड लेना चाहिए। तो उन्होंने स्टैंड लिया, जो बहुत अच्छी बात है। आईसीसी ने कोशिश की उनको डराने धमकाने की कि भाई तुम अगर नहीं गए इंडिया तो ऐसा हो जाएगा, फोरफिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मैचेस पॉइंट दे दिए जाएंगे। लेकिन श्रीलंका फिर भी डटा हुआ है। उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि मैचेस हमारे जो मुंतकिल कर दिया जाए इंडिया से श्रीलंका। देखिए वहां पर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन नो डाउट चैलेंजिंग हैं चीजें, क्योंकि श्रीलंका की ये जो टीम आएगी बांग्लादेश की, श्रीलंका अकेले तो नहीं खेलेगी, दूसरी टीमें भी उससे खेलने के लिए दूसरी टीमें खेलने के लिए आएंगी, तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस तो बढ़ेंगे। लेकिन आईसीसी बड़े इदारे के लिए कोई ऐसी चीज है नहीं है। वो चाहें तो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन चाहें तो, क्योंकि वहां बैठे हुए जय शाह बैठे, इंडिया की ईगो हर्ट होगी ना कि यार ये तो पाकिस्तान का नहीं था, कल का बच्चा बांग्लादेश भी बोल रहा है, कल को पता चला कीनिया की टीम, जिम्बाब्वे की टीम भी बोलेगी आगे। अब मुझे लगता है सलीम साहब ये पसे पुष्ट डालकर उनको बिल्कुल चाहिए कि बांग्लादेश जो है अगर नहीं खेलना चाह रही है तो उसके लिए वो माहौल प्रोवाइड किया जाए जिससे वो आकर खेले, क्योंकि एक टीम को बाहर तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि टीमें आगे मुख्तसर सी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, क्रिकेट पर तबसरा हो रहा था। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। कई रोज के इजाफे के बाद हमने देखा कि जो सोने की कीमत है मुल्क में उसको रिवर्स गियर लगा और आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की जो कीमतें हैं उनमें कमी भी रिकॉर्ड की गई। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $12 की कमी से $4,444 की सतह पर आ गई। और फिर आलमी मार्केट की बात करें तो कमी के बाद जो मुल्क में फी तोला सोने की कीमत है वो भी $1,200 की कमी से $4,66,762 की सतह पर आ चुकी है। इसके अलावा फी 10 ग्राम सोने की कीमत $1,028 कम होकर $4,173 की सतह पर आ चुकी है। और जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि मैक्सिमम क्या गोल्ड की वैल्यू 2026 में क्या वो बढ़ने वाली है या फिर कोई ड्रॉप आएगा और जो वैल्यू जितनी डिक्रीज हुई है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। हमने कहा कि इसके ऊपर हम जरूर डिस्कस और इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है इमरान खान टिसोरी साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी। खान साहब ये बताइएगा कि जो सोने की कीमत में इजाफा है और अब कमी हो रही है, वजूहात क्या दिखाई दे रही हैं आपको और कीमत कहां जाकर रुकने का इम्कान है? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं 2025 जो है वो मैं कहता हूं मेटल का ईयर रहा है, जिसमें आप सबसे सर फहरिस्त जो है गोल्ड को ले लें, उसके बाद सिल्वर ले लें, प्लेटिनम प्लेटिनम सारी प्राइसेस ने जो है अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 2025 में जो है आप देखें गोल्ड ने कोई 75% जो है प्राइस जो है उसकी इंक्रीज की है। इसके अलावा सिल्वर ने जो है 175% जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज की है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जहां पे आपने सवाल किया कि प्राइस अब क्यों नीचे आ रही है, तो देखिए 2025 में जो मार्केट बहुत ऊपर आ गई थी, अब जो इन्वेस्टर्स थे, जो बैंक्स थे, जो बड़े सेंट्रल बैंक्स थे जिन्होंने बड़ी हैवी परचेसिंग की थी, वो अपने जो है प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। अब वो गोल्ड को सोल्ड करके जो प्रॉफिट है उसको बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये छोटा सा एक डिप आया है। पर मेरी नजर में मैं देख रहा हूँ गोल्ड जो है वापस से ऊपर की तरफ आएगा। फिलहाल अभी एक छोटा सा डिप है, बट मैं इंटरनेशनली जैसे आपने बताया 4,444 पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, पर 2026 में मैं इसको $5,000 पर आउंस को भी क्रॉस करते हुए देख रहा हूँ इंटरनेशनली। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि 2025 जो है वो मेटल ईयर रहा हमारे लिए, 70% से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो गोल्ड ने दिया और 120 से 150% जो है वो चांदी की जो प्रॉफिट रेट था वो रहा। तो आपने कहा कि आप इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये जो डिप है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये एक मेजर डिप होगा या माइनर डिप है और इसके बाद फिर एक दफा से कीमतें उसी तरीके से उसी तेज रफ्तारी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी? देखिए, अब ये जिस तरीके के डिप आ रहे हैं इंटरनेशनली, जो हालात चल रहे हैं अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला में ट्रंप की और अमेरिका के जो ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर जो सब इंटरनेशनल चीजें चल रही हैं, मैं समझ रहा हूँ इसका इफेक्ट भी थोड़े दिनों में दिखेगा। आगे हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है, इसका इफेक्ट है।
आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका का, तो ये सारी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इसका बड़ा इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे बिल्कुल आता है। तो ये अभी एक छोटा टिप है जो मैंने बताया कि 2025 में जो रिकॉर्ड्स बने थे गोल्ड के, वो इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, उन्होंने गोल्ड मार्केट में सोल्ड किया है, जिसकी वजह से मार्केट आई जो है नीचे आई है। बट वो वापस से गोल्ड की परचेजिंग शुरू करेंगे सेंट्रल बैंक, जिसमें सर फेरिस चाइना है, इंडिया है, यूएसए, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे बड़े सेंट्रल बैंक्स जो है हैवी परचेजिंग जो है वो शुरू करेंगे, फिर आप देखेंगे कि गोल्ड में एक बड़ा जंप आएगा वेरी सून। राइट, तो ये खान साहब जो डी डॉलराइजेशन का कल्चर अभी डेवलप हो रहा है, वेनेजुएला भी उसी की जद में आया है। आपको लगता है कि जो खरीदारी इस वक्त चल रही है सोने की मुसलसल हुकूमतों की जानिब से भी और कंपनीज की जानिब से भी, ये इसी का शाखसाना है? जी बिल्कुल, देखिए गोल्ड हमेशा से सेफ एक चीज रही है, और ये जब भी इस तरह की दुनिया के हालात होते हैं जो हमने पिछले साल ईरान के भी देखे, जिस तरीके से चीजें हुई, तो लोगों का सबसे ज्यादा रुझान जो है वो इन चीजों की तरफ जाता है। उसमें करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है और उन लोगों का रुझान इसी मेटल की तरफ होता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि गोल्ड जो है आने वाले दिनों में जो है वो ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाएगा। अच्छा, तो इमरान साहब, मेरे जैसी और बहुत सारी जो घरेलू खवातीन हैं जिनके लिए गोल्ड उनका एसेट है, और वो सोच रही थी पिछले कुछ अरसे में जब कि बहुत ज़्यादा बूम आया प्राइस में कि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से निकाल कर कहीं और भी की जाए, या फिर जो प्रॉफिट है वो अपना ले लिया जाए, जो गोल्ड है उसे सेल कर दिया जाए, उनके लिए क्या अभी आपका सजेशन है, क्या मशवरा है कि अभी रखें अपने पास गोल्ड को और फिर आगे जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आगे मजीद बढ़ेंगी तब तक होल्ड किया जाए कीमतें? जी बिल्कुल, देखिए गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और पिछले साल लोगों ने देखा, मैंने बताया 75% तक जो है गोल्ड ने जो है वो लोगों को प्रॉफिट दिया है। तो गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं समझता हूँ कि गोल्ड ने अभी वापस भी ऊपर जाना है। जिनकी अच्छी सेविंग है, लास्ट ईयर भी लोगों ने, पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। इस साल भी हम यही देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर अच्छी जंप्स आएंगी बीच में, और अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल रीजन बनता है तो उसमें बड़ी जंप भी लग सकती है। बिल्कुल ठीक। तो खान साहब, एक तो डी डॉलराइजेशन हो गई, दूसरा ये जो माइंस एंड मिनरल्स की जरूरत है जो बढ़ती चली जा रही है, उस पर चाइना ने राम किया है अभी ताज़ा तरीन अमेरिका को, और जो टैरिफ जंग थी वो बंद हुई अक्टूबर में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड ने हाइक पकड़ ली, क्योंकि सिर्फ गोल्ड का एक ही इस्तेमाल नहीं है कि उसको खरीदा और बेचा जाए, बल्कि ये धात की तरह भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जी सिल्वर का और गोल्ड का, जैसे मैंने बताया, सिल्वर जो है वो कई लोग सवाल करते हैं, सिल्वर जो है वो सिर्फ ज्वेलरी के अंदर यूज नहीं होती, उसका एक इंडस्ट्रियल यूज भी है। आजकल ईवी कार्स के अंदर ले लें, सोलर पैनल्स में ले लें, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक आपने धातुओं की बात की है, आप सही कह रहे हैं, इस वक्त इंटरनेशनली चाइना तो काफी टाइम से मिनरल्स के अंदर लगा हुआ है, उसमें डिफरेंट मेटल्स वो लोग निकालते हैं, उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसी तरीके से काम किया जाता है। अब बाकी कंट्रीज भी, खासतौर पे अमेरिका जो है अब इसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने थ्रू SIFC भी जो है वो पाकिस्तान में जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हो गए, वहां पे जितनी भी माइंस हैं रिलेटेड टू दीज मिनरल्स, आपका रेकोडेक ले लें आप, जिसपे माशाल्लाह काम चल रहा है। तो देखिए आने वाले वक्तों में मैं इसका भी एक, मैं समझता हूं कि इफेक्ट जरूर मार्केट पे पड़ता है। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ बताइएगा कि आपको लगता है कि इसका अफेक्ट आएगा, और ये जो एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया का भी गोल्ड कलेक्ट अगर कर लिया जाए तो वो इतना सारा नहीं है कि उसको इन तमाम तर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो आपको लगता है प्राइमरी यूज उसका यही रहेगा जो बाइंग और सेलिंग है? देखिए गोल्ड एक रेयर मेटल जिसे कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो डेफिनेटली उसकी अपनी वैल्यू खो देगा। तो जो चीज लिमिटेड होती है उसी की वैल्यू जो है वो बनती है, और इसी वजह से गोल्ड जो है वो सबसे अट्रैक्टिव है, और उसके रेट्स आप देखते हैं कि वो उस लेवल के नहीं है जिस तरीके से सिल्वर है या दूसरे और मेटल्स हैं, बट गोल्ड ऑलवेज शाइन।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम गोल्ड प्राइसेस को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये जाना अभी अपनी डिस्कशन में कि जो गोल्ड प्राइसेस में ये डिप आया है ये बड़ा माइनर सा डिप है। इसके बाद खुश हो जाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं खुशी से बता रही हूँ कि अभी जिन लोगों के पास ये है वो अभी इसे सेल ना करें और आगे जब इसकी प्राइसेस में एक मेजर बूम आएगा तो उस वक्त जो है वो फिर अपना जो गोल्ड है उसे सेल किया जाए या जो आपका प्रॉफिट है उसे बुक कर लिया जाए। तो देखते हैं मार्केट आगे चलकर क्या रिस्पॉन्स देती है इस पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। शो के दूसरे हिस्से में भी खुशामदीद। अभी भी बहुत कुछ है, बहुत सारी मुलाकातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि बलूचिस्तान जो है दुनिया भर में मुनफरिद और हैरत अंगेज लैंडस्केप का हामिल है, जिस पर बात हो रही है हमारे सेगमेंट सफर अशरफ में। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र अशरफ। बलूचिस्तान के हवाले से जब बात करते हैं तो ये जितना मैंने बलूचिस्तान देखा और बहुत ही कम देखा, जितना देखना चाहिए 40% ऑफ पाकिस्तान है और मैं उस तरह नहीं देख सका। बलूचिस्तान की लैंडस्केप जब भी मेरी नज़र से गुजरती है और जब मैं बलूचिस्तान का कहीं सफ़र करता हूँ तो एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि बलूचिस्तान अगर तमाम बाकी मामलात जो हैं वो बिल्कुल वेरिएबल सारे दुरुस्त हों तो बलूचिस्तान और शायद गिलगित बल्तिस्तान इन दोनों जगहों पे जो टूरिस्ट है, जितने टूरिस्ट को मैं जानता हूँ होटलियर के तौर पे और जितने फॉरेनर टूरिस्ट गाइड के तौर पे, बलूचिस्तान सबसे पाकिस्तान का बिजीएस्ट इलाका हो। बलूचिस्तान में इतनी आइसोलेशन है और जो रगेड ब्यूटी है और उस चीज़ को जिस तरह लोग पसंद करते हैं कि जब खुदा ने दुनिया बनाई थी तो कैसी थी, उसका पूरे का पूरा जो मज़र है वो आपको बलूचिस्तान की ओरिजिनल इस तरह की लैंडस्केप में नज़र आता है। इतनी खूबसूरत लैंडस्केप है, लेकिन हम शायद उस तरह एक्सप्लोर नहीं करते या एक्सप्लोर कर नहीं सके। लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं नहीं कर सका तो किसी ने नहीं किया, जमाली साहब ने किया और जमाली साहब ने फिर ऐसा एक्सप्लोर किया कि बलूचिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा। और उनकी किताब है बलूचिस्तान जिसमें बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी हैं और उसके साथ उनकी सारी कमेंट्री भी है जो कि बलूचिस्तान की कम से कम मेरी नज़र में पहली बाज़ाब्ता इस तरह की गाइड हमारे सामने आती है। अदरवाइज़ उससे पहले बलूचिस्तान के वाले से जो किताबें थी वो मोस्टली लैंडमार्क्स का जिक्र करती हैं। जमाली साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अब हमारे लिए नए लैंडमार्क्स जो हैं वो तख्लीक हुई है। मतलब लैंडमार्क्स तो अब वही होता है कि जो जिसको शहादत मिल जाती है कुछ ज़्यादा लोगों की कि ये बहुत अच्छी जगह है, वो लैंडमार्क कहलाता है। और आपने वो नए लैंडमार्क्स हमारे लिए बनाए हैं, कुछ कोई नई तरफ लेके जाइए बलूचिस्तान की कुछ खूबसूरती। मैं आपकी जो शुरू में आपने बातें की उनको तो एंडोर्स करूँगा, तायद करूँगा कि बलूचिस्तान को हमने उस एंगल से देखा ही नहीं जो उसका हक़ है। और मैंने जब ये किताब लिखी है, ये सफ़र किए, तो मैं गोरे के गैजेटियर्स से ठीक है 100 साल पहले भी उन्होंने जो कुछ लिखा, आज जो मैंने सफ़र किए हैं गुज़िश्ता 10-15 साल में, उसका 100 साल पहले भी उनकी किताब में कहीं ना कहीं जिक्र था। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर के लोग, बैरूनी लोग थे, गासिब थे, उन्होंने इतना देखा है। हमारी तो अपनी धरती है, अपनी ज़मीन है, हमें तो उसको ज़्यादा देखना, अप्रिशिएट करना और दिखाना चाहिए। एक वो बात। और लैंडमार्क वाली बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ कि लैंडमार्क्स हमने नहीं बनाए, ये तो कुदरत ने बनाए, लेकिन हम कुदरत का ही शाहकार हैं या यहाँ पे नायब हैं। उन लैंडमार्क्स को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे या एक्सप्लोर नहीं करेंगे कुल सीरो फिलर्स तो और बताएंगे नहीं तो फिर तो हमारी तरफ कोई आएगा नहीं। और ये जो खबरें रोज़ फ्लो कर रही होती हैं बलूचिस्तान से, ये बलूचिस्तान की तकदीर भी नहीं है और ये बलूचिस्तान का डिज़ायर्ड चेहरा भी नहीं है। तो वी हैव टू चेंज दैट फेस एंड वी हैव टू एक्सप्लोर इट आवरसेल्व्स टू चेंज दैट। एक एंड उसमें पोटेंशियल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स करें। ये खबरें सुन के हमें बलूचिस्तान को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नज़र से अपने कदमों से चल के खुद देखना चाहिए। आपको कोई वहाँ पे नहीं मारता, वहाँ मुसाफिर का दुश्मन कोई नहीं है, वहाँ सयाह का दुश्मन कोई नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का आपस में एक इख्तलाफ है, वो चल रहा है, उसकी वजह से हम उस सूबे को, अपने मुल्क के इस खूबसूरत हिस्से को कुर्बान नहीं कर सकते। इस स्लाइड में आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने एक ग्रीन एरिया का, ज़रगोन का जिक्र किया था। आज मैं चाहूँगा आपको बोलान और कच्ची प्लेन्स की तरफ ले जाऊँ। तो बोलान पास बड़ी पुरानी गुज़रगाह है, तकरीबन 90 किलोमीटर लंबी घाटी है जो सिब्बी को कोयटा से कनेक्ट करती है। और कोयटा की वादी से आप कोलपुर के रास्ते बोलान पास में एंटर होते हैं और एक सड़क भी बनी हुई है, एक रेलवे लाइन भी पुरानी है जिसमें कोई 21 टनल्स हैं बिटवीन कोयटा एंड सिब्बी। तो 5 घंटे का बड़ा अमेजिंग ट्रेवल है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर कीजिए। रोड से भी करें, मैंने तो पैदल भी किया है। और एक एक सुरंग को मैंने
हाथ से छूकर अच्छा। देखा भी है। उसमें 1-1 किलोमीटर लंबी सुरंगें भी मौजूद हैं, और जिस अंदाज में वो इंजीनियरिंग की गई है उस एफर्ट को फिर आप अप्रिशिएट कर जाते हैं। कुछ इंजीनियर्स की, उनकी बीवियों की कब्रें भी वहाँ पर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बनाई या बनाते हुए उनकी वहाँ पे मौत हुई। और इसी तरह फिर ये जब मैदान में खुलता है तो वो फिर सिब्बी का शहर, डाडर का शहर और कच्छी का पूरा मैदान, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिड इरिगेशन जोन इन द वर्ल्ड, आई वुड से। मे बी आफ्टर यमन में कहीं इससे बड़ा हुआ तो हुआ, अदरवाइज ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा मैदान है जो सिर्फ बरसाती पानी से आबाद होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बाकायदा वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स कंसीव हुए और वो इम्प्रोवाइज होते जा रहे हैं, ताकि उसे ये जो स्पेड इरिगेशन हम कहते हैं, सैलाबा और खुशकाबा वाली, तो इस नेचर की जो है वहाँ पे आबादियाँ मौजूद भी हैं। फिर चूँकि ये पहाड़ से मैदान को कनेक्ट करता है तो इससे कई और पहाड़ के रास्ते भी आके इसमें खुलते भी हैं, और ये हमेशा से सर्दी गर्मी के माइग्रेशन का ज़रिया भी रहा है। तो आज भी सिब्बी के लोग गर्मियों में कोयटा माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम किस्म की गर्मी पड़ती है, और कोयटा वाले सर्दियों में फिर नीचे माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ रिक्रिएशन के लिए, कुछ रिश्तेदारी के लिए। और यही मैदान फिर आगे आपको बलूचिस्तान के जो आखिरी अजला हैं, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, जलमक्सी, उनसे कनेक्ट करता है। फिर आपको सिंध में रास्ता दे देता है, आप सखर, जैकोबाद, लाड़काना वहाँ चले जाते हैं। तो बोलान पास खुद 2 उसकी यूनिक पीक्स भी हैं। एक का नाम है नौदगार, जो मच के शहर से आपको नज़र आती है। मच का स्टेशन भी इसी बोलान का हिस्सा है, वादी का, ठीक है। अच्छा, एक शुग के नाम से बड़ी सपाट सी पीक है, रॉकी मैं उसको कहूँगा। वो एक यूनिक सा ट्रैक है जो पीर पंजा का मज़ार है बोलान में, वहाँ से ऊपर चढ़ता है जीप ट्रैक, और आपको वो बड़ी एक ऊंचाई पे लाके पूरे कोयटा वादी को भी दिखाता है। तो पीछे आपके कोयटा, नीचे आपके बोलान, फिर उससे आगे, और कहते हैं कि साफ मौसम में आपको सिब्बी की रोशनियाँ भी वहाँ से नज़र आती हैं, विच इज़ 100 किलोमीटर्स अवे, ठीक है ना। और बोलान का दरिया वहीं से बनता है, वहीं से बहता है, फिर सिब्बी में आके खुलता है। सिब्बी में उसके नाड़ी का दरिया उसमें शामिल हो जाता है। ये दोनों दरिया मिल के उसको सैराब करते हैं, कच्ची प्लेन को। फिर डेरा बुगटी से जो पानी आते हैं कोलू से, वो भी इनमें कहीं ना कहीं बारिशों की सूरत में आके मिलते हैं। तल्ली की एक नदी कोलू से आती है, डेरा बुगटी की तरफ संसीला की तरफ से एक नदी आती है, और अल्टीमेटली जो आपका कच्ची कैनाल है, तौसा का पानी, वो भी लेके इसी के आखिरी हिस्से में आके जोड़ता है। तो फिर एक दफ़ा रॉकी, फिर एक नीम सब्ज मैदान वो बनता है, और फिर एक बिल्कुल संगलाख सा एरिया आता है, जो आजकल भी वहाँ पे लूट मार चल रही होती है। हाईवे पे इतना वीराना होता है तो थोड़ी विजिलेंस रखनी पड़ती है। और फिर उसके बाद एक सब्ज, बिल्कुल जैसे पंजाब सिंध के मैदान नहीं होते, उस तरह की ग्रीन फील्ड्स आपको, जहाँ से कच्ची कैनाल और पटफीडर कैनाल का एरिया और कीरतर कैनाल का एरिया, ये तीनों कैनाल दरिया सिंध से आती हैं। तो फिर आपको दरिया सिंध की तरह का ज़रख़ेज़ एरिया भी यहाँ पे मिलता है। तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन इसके निकलते हों तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। ये जितनी आपने जगहें बताई हैं, इनमें से हर जगह जो है वो एक जिसको कहते हैं कि उसकी अपनी एक अहमियत है, ये अपनी, लेकिन मामला ये है कि जब हमने जो बात शुरू में की थी लैंडमार्क्स के वाले से, कि कराकोरम हाईवे बनी और उसके बाद मतलब हमें मगरिब की तरफ या किसी और तरफ क्यों देखना पड़ता है कि वो हमें सनद दे ये जगह बहुत अच्छी और ये 8th वंडर है, तो फिर हम श्योर कर देते हैं हाँ ये कराकोरम हाईवे हमारा 8th वंडर है। बहुत सारी जगह हैं जो कि आज भी हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लैंडमार्क्स हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है बहुत सारी ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं से कहीं हमें सनद मिली है तो हमने कहा ये बहुत खूबसूरत है, ये पशु कौन है, ये बहुत खूबसूरत है वगैरह। आप जैसे लोग जो हैं ये कमाल तो कर रहे हैं ना, कि मतलब कमाल है कि वो उन जगहों को जहाँ पे अब बोरे को गए हुए तो 47 जी बहुत अर्सा हो गया, अब आप वो नई जगहों को बता रहे हैं कि ये भी खूबसूरत है, इनको भी देख लें, ये भी खूबसूरत, इनकी अपनी एक अहमियत है। उसकी वजह एटीट्यूड्स में है, ये एटीट्यूड्स ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, ठीक है। वी डिवाइस पैराबल्स, जैसे हम सिंध में एक सुशंगी गॉर्ज है कीरथर में, उसको हम ग्रैंड कैनियन ऑफ सिंध कहते हैं। जैसे प्रिंसेस ऑफ होप एंजेलिना जूली ने बोल दिया तो हमने उसको वो किया, लेकिन वो अपनी जगह स्टैचू तो खड़ा था, आज भी खड़ा है, ठीक है। तो लेकिन मैं इनको इतना बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं उस चीज़ को ज़्यादा समझता हूँ कि हमने अपनी लैंड को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आपने किया ना, तो आपने कैसा बता? मैं उस चीज़ का कायल हूँ कि हमें अपनी ज़मीन को वॉक करना चाहिए
और अपने सादा से सादा जगह को भी हम पहले अप्रिशिएट करें, बाद में कोई और करेगा। जी yes. ठीक है ना? जब तक हमने until and unless we don't walk our own place, तो we cannot talk confidently and we cannot sell it properly. तो I want to sell बलूचिस्तान because और जैसे मैं ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन कर रहा था कि ये एटीट्यूड्स वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। जैसे हमारे लोग कहते हैं कि जहाँ ग्रीनरी होगी ना वो अच्छा होगा, जहाँ पानी होगा ना वो अच्छा होगा। तो इसका मतलब कि जो जगह सब्ज नहीं है वो अच्छी हो ही नहीं सकती, या जो जगह गीली नहीं है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो मैं बलूचिस्तान को यूनिकनेस पे रखता हूँ। ब्यूटी इज व्हाट इज यूनिक। तो जो जगह यूनिक है वो खूबसूरत है, बलूचिस्तान खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और जमाली साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ बताता जाऊँ कि जमालियात की जो तरबियत है ये अमूमी तौर पे अदीब की भी जिम्मेदारी होती है और मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। और इन दोनों मामलात में जब मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूँ तो हमारे यहाँ के अदीब ने भी और मीडिया ने भी अमूमी तौर पे खूबसूरती को जो पोर्ट्रेट किया है अक्सरियत ने, उन्होंने किया है, सब्ज़े को किया है, तितलियाँ जुगनू और आबशारें, और तो एक ख़ास खद्दो खाल बन गए हमारे यहाँ जमालियात और हुस्न के लैंडस्केप के हवाले से। और उससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अदीब हैं जिन्होंने उन्हीं खुश्क पत्थरों में उसके अंदर वो ज़िंदगी भी तलाश की और मतलब उसको एक मीनिंग दी है। और ये एक जिसको कहें कि ज़्यादा जहानत की अलामत है। और इससे एक अदीब जो है या मीडिया जो है वो तरबियत करता है। इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा अक्सरियत जो है वो हुस्न के जो खद्दो खाल हैं, जो फितरी हुस्न के खद्दो खाल हैं, उसमें थोड़ा सा किसी जगह पे मुझे महदूद एक पन नज़र आता है। इससे निकलने की ज़रूरत है। और जब आप इससे निकलते हैं तो मालूम होता है कि बलूचिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसका कोई चप्पा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं बाहर जब देखता हूँ बलूचिस्तान को तो मुझे ऐसे विजुलाइज़ करता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ पे बैक पैकर्स को यहाँ कैंप न किए नज़र आए। मतलब वो ऐसी खूबसूरत जन्नत नज़ीर जगह है। उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, जाइए, बलूचिस्तान को देखिए, उस पर लिखिए और ज़बरदस्त किस्म के वीलॉग्स बनाइए। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हम आपको पाकिस्तान स्क्वॉश के उस सुनहरे दौर की याद दिलाने जा रहे हैं जब आलमी कोर्स पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रोब और महारत मिसाल समझी जाती थी। और उसी दौर का एक दरख्शां नाम है गोगी अलाउद्दीन, वो अजीम स्क्वॉश चैंपियन जिन्होंने 1970 की दहाई में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। गोगी अलाउद्दीन ने 1970 और 1971 की ब्रिटिश एमेचर चैंपियनशिप जीतकर शह सुर्खियों में जगह बनाई, जिसके बाद वो दोबारा ब्रिटिश ओपन के फाइनल तक पहुंचे। ब्रिटिश एमेचर चैंपियनशिप जैसे बड़े एजाजात अपने नाम किए, पाकिस्तान ओपन जीता, दुनिया के सबसे बावकार इवेंट ब्रिटिश ओपन के फाइनल तक रसाई हासिल की और आलमी दर्जाबंदी में टॉप खिलाड़ियों में शामिल रहे। गोगी अलाउद्दीन न सिर्फ एक गैर मामूली खिलाड़ी थे बल्कि नज़्मो ज़ब्त, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत भी थे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी स्क्वॉश से रिश्ता नहीं तोड़ा, कोचिंग और तरबियत के जरिए नई नस्ल को आगे बढ़ाया और उम्र के इस हिस्से में भी मुकाबला जीतकर साबित किया कि असल चैंपियन वक्त का मोहताज नहीं होता। और गोगी अलाउद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा खान, अंडर 13 के चैंपियन हैं और गोल्ड लेकर आए हैं स्कॉटिश जूनियर ओपन में जाकर परफॉर्म किया और कैसी परफॉर्मेंस दी कि जनाब गोल्ड लेकर पाकिस्तान लौटे हैं। अस्सलाम वालेकुम गोगी साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ जी। हाँ, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में स्क्वॉश का जो है वो माजी, हाल और मुस्तकबिल सभी मौजूद हैं। तो गोगी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देख रहे हैं नौजवान कैसे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे जी बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक हमारी स्क्वॉश का तल्लक है पाकिस्तान की, ख़ास करके मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं लाहौर में, जैसे कि अभी ये मुस्तफ़ा स्कॉटिश ओपन जूनियर जीत कर आए। इसी तरह सोहेल अदनान, वो आपके आज नहीं है, वो अपने गांव गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब नए यंगस्टर्स बच्चों में तो टैलेंट तो हमेशा ही मैं कहता रहा हूँ, बड़े मैंने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत टैलेंट है, लेकिन इन बच्चों को इनका ख्याल किया जाए। अपॉर्चुनिटीज इनके लिए नहीं है उस तरीके से। अच्छा गोगी साहब, अगर हम उस सुनहरे दौर में ज़रा वापस चले, आप हमें लेकर जाएं वहाँ, आपके नज़दीक उस वक्त कौन सी ऐसी खुसूसियात थी, खासूसी तौर पर अगर प्लेयर्स की बात करें जो हमारे स्क्वॉश के थे उनमें, जो दुनिया में नाम कमाया और एक जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि जो उनकी महारत थी, जो टेक्निक्स थी स्क्वॉश में, वो मिसाल समझी जाती थी और मिसाल उनकी दी जाती थी उस वक्त में और अब के प्लेयर्स में क्या कोई फ़र्क है? या जिस तरह आप बता रहे हैं कि उस वक्त आप लोगों को फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता था
इसमें कोई फर्क आया जिसकी वजह से स्क्वॉश जो है वो वहां से अब यहाँ तक आ गया? देखिए, मैं पीआई में था उस टाइम पर, नूर खान साहब का दौर था मरहूम का, तो वो आप हॉकी को भी देख लें, स्क्वॉश को भी देख लें, उन लोगों ने बहुत हमें हेल्प की। हमें कभी ये नहीं फील होता था कि हमने न्यूजीलैंड के टूर में या इंग्लैंड के टूर में ट्रैवल का कोई इशू होगा। हमें तो अनलिमिटेड टिकट्स मिलते थे। अच्छा। और जहाँ भी हमने जाना होता था, बताना होता था पीआई को, तो मैं समझता हूँ सबसे मेन जो मसला है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अब हमारे ये जो नए यंगस्टर्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कराएं, बाहर भेजें, इनकी रैंकिंग इम्प्रूव हो। जैसे आजकल कराची में एक टूर्नामेंट हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन रैंकिंग उनकी पीछे क्यों है कि वो बाहर जा नहीं सकते, एक्सपोजर नहीं है। तो चले मुस्तफ़ा से पूछते हैं। मुस्तफ़ा, एक्सपोजर मिला आपको, आप स्कॉटलैंड गए, आपने वहाँ खेला और फिर विन भी किया, कैसा तजर्बा रहा आपका? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था। पहले मैं कोरिया भी गया था, उससे पहले फिर मैं लंदन गया था। इस बार मेरे साथ हर एक प्लेयर थे, मलेशिया का प्लेयर था, हांगकांग का था। मेरा सेकंड राउंड ही टॉप सीट से आ गया था, थर्ड सीट से। अच्छा। मैंने सेकंड राउंड ही उसको बीट किया, जोश आर्चर नाम था उसका। राइट। अच्छा मुस्तफ़ा, ज़रा शुरू से बताएं ना, आपको कब से शौक हुआ? छोटे से तो आप हैं, किस ग्रेड में हैं और कब से आप स्क्वॉश खेल रहे हैं? कब आपको शौक हुआ? किससे आप इंस्पायर हुए? मैं खेलता था पहले 8 साल की उम्र से। अच्छा। मेरे बाबा भी खेलते थे, तायाबू भी खेलते थे, उनको मैंने देख देख के शुरू कर दी। मेरा ज़िंदगी का पहला टूर्नामेंट था इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं गया था तो क्वार्टर फाइनल हार गया था। जी। अभी आप किस ग्रेड में पढ़ते हैं और क्या एज है आपकी? मैं भी 5 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी 12 इयर्स ओल्ड है एज। सही से इतने कम वक्त में आपने क्या ग्रो किया है और माशाल्लाह आप गोल्ड ले आए हैं, ये ट्रॉफी ले आए हैं पाकिस्तान के लिए। कैसा महसूस हुआ जब आप जीते, आपको बुलाया गया और जब आपने पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया वहाँ पर? जी, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। उधर भी कहते हैं हमारे सारे मेरे तायाबू के कहते बड़े खुश हुए थे, बाबा भी खुश हुए थे और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। जबरदस्त। गोगी साहब, आपने जिक्र किया पीआईए का कि आप एम्प्लॉय थे उसमें, और अब रिसेंट पास में आपने देखा ही है कि पीआईए नीलाम हुई है और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मुयसर थी वो भी नहीं रही हैं, जबकि मुकाबला ज़्यादा है, खिलाड़ी ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। आपको लगता है इस दौर में कुछ एक ख़ास तब्दीली आई है जिसको नज़रअंदाज इस वक्त नहीं किया जा सकता, अगर आपको जो है ना इसी तरह से मेंटरशिप बरकरार रखनी है स्पोर्ट्स की? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा है, हमारे यहाँ रहकर पाकिस्तान में बच्चों के बहुत इश्यूज़ हैं। मैं पंजाब स्क्वॉश के साथ होता हूँ और उनके जो पेरेंट्स को देखता हूँ मैं, तो सबसे बड़ी जो बात है, मैं तो नहीं कुछ कर सकता, हाई लेवल के ऊपर से इनका एक फंड होना चाहिए। बिल्कुल। और फंड वैसे आप देखें, क्रिकेट का अक्सर जिक्र करते हैं, आप 5 साल एक प्लान कर लें पाकिस्तान में, और प्लान करके इन लोगों के जो ग्रेड 1 टूर्नामेंट्स हैं, जूनियर हो या सीनियर्स, उनमें इनको भेजें 5 साल, बाहर भेजें। करेंगे तो आपकी अचीवमेंट्स अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे कि अब ये बच्चों की अचीवमेंट आई दोनों की। अच्छा। अब ये सही एज है, इस एज में बाय द टाइम ये 5-1 साल के बाद ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट आना, लेकिन ट्रैवल मस्ट है। अच्छा। ट्रैवल करना मस्ट, ये लोकल सतह के ऊपर नहीं है। अब ये इजिप्शियंस हैं, हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अमेरिका में जाकर पढ़ते भी हैं, कोचिंग भी करते, खेलते भी हैं। उनकी पाकिस्तान रैंकिंग से ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि वो खेलते हैं, उनको रैंकिंग मिलती है वहाँ। जब तक आप खेलेंगे नहीं ज़्यादा मैचेस, आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। अच्छा गोगी साहब, जिस तरीके से आपने स्क्वॉश में अपना नाम कमाया, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक पहचान है, आपका नाम जो है वही एक मिसाल है, उस तरीके से क्या आपको यहाँ वो पज़ेराई मिली, हुकूमत की जानिब से रिकग्नाइज़ किया गया, जिस तरीके से जो आपकी परफॉर्मेंस रही और जो आपका नाम रहा, जिस लेवल तक आप स्क्वॉश को लेकर गए, उस हवाले से? बहुत अच्छा आपने मेरे दिल का सवाल कर दिया। आप मुझे अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, पीआई की तरफ से मेरी जॉब थी, रिटायर हो गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई ऐसा कोई ना कोई प्लॉट मिला, ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, कोई रिकग्निशन नहीं हुई
अब मुझे ये बताया जाए, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की है, लास्ट ईयर वहाँ भी मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ हुए थे कराची में, वो भी यही कहते थे यार हम देखते हैं आपको क्यों नहीं मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ तक कहा उनको कि अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए, अगर नहीं, अब दुनिया से ऐसे ऐसे मेरी वीडियोस आती हैं पुरानी जब मैं खेलता था, बिल्कुल। और मैं इतना खुश होता हूँ, अपनी फैमिली को, बच्चों को मैं बताता हूँ कि ये देखें उस दौर की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गोगी साहब, वैसे तो हम भी हुकूमत से चाहेंगे कि आपकी एक्नॉलेजमेंट, आपके अचीवमेंट को सराहे, और जितना प्रोएक्टिवली हम देखते हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन लोगों को मिलती है जो बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं अपने शोबों में, तो बिलाशुबा आपको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक आखिरी बात जो आप हुकूमत को करना चाहें और खिलाड़ियों को करना चाहें जो आजकल इसमें आगे आ रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉब्स वगैरह दिलाएं, ठीक है, अच्छी जॉब्स हों जो कि वो ये ना फील कर सकें उनके पेरेंट्स, वो तो बहुत वीक हैं, वो कई ऐसे बच्चे हैं जो मैं समझता हूँ कि उनके वालिदैन ने उनको स्क्वाश में डाला हुआ है कि इनकी परफॉर्मेंस से बेहतर होगी तो कोई जॉब शॉप मिल जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत फंड्स होते हैं, ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप लगाया जाए, बाहर भेजा जाए। और दूसरा ये है कि जब ये चीज़ें करेंगे, मैं भी बहुत गरीब ख़ानदान से था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर रहा हूँ ज़्यादा, वहाँ रह के मैंने अपनी लाइफ बनाई। अब मेरा बेटा ट्रिनिटी से ग्रेजुएट हुआ था और अब वो फिलाडेल्फिया में अपनी वो जॉब कर रहा है, फर्स्ट क्लास जॉब है, पढ़ भी गया, स्कॉलरशिप मिला था। अब अमेरिका में इसी तरह की आप कहते हैं कि फैसिलिटेशन हमारे प्लेयर्स को यहाँ मिलनी चाहिए ताकि उन्हें वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया गोगी अलाउद्दीन साहब, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान, आपने हमें ज्वाइन किया। स्क्वॉश का जो सुनहरी दौर था और अब जो हमारी नई जनरेशन उसे आगे लेकर बढ़ रही है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं वो बेटियां जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया है। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ क्यूकेशन कराटे टूर्नामेंट उज़्बेकिस्तान में मुनक्किद हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी क्यूकेशन टीम ने तारीख रकम की है। एक ही इवेंट में 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल्स, और ये कारनामा अंजाम देने वाली पाकिस्तान की पहली टीम आज हमारे साथ मौजूद है। मिस लाइबा रमनवाज जंजुआ और मिस ईशा इरम, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर क्यूकेशन कराटे में अपनी धाक बिठा चुकी हैं। नाज़रीन, क्यूकेशन कराटे सिर्फ एक खेल नहीं है, ये नज़्म-ओ-ज़ब्त, खुद एतमादी, सब्र और किरदार साजी का नाम है। और ऐसे खेल में जहां जिस्मानी ताकत के साथ ज़हनी मजबूती भी आजमाई जाती है, वहां पाकिस्तानी खवातीन का बैनुल-अक़वामी स्टेज पर गोल्ड मेडल जीतना सिर्फ एक फतह नहीं है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी है। पाकिस्तानी बेटियां कमजोर नहीं हैं, उन्हें सिर्फ मौका और एतमाद चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ लाइबा रमनवाज जंजुआ और ईशा इरम मौजूद हैं, हमारी चैंपियंस। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले ईशा, आप बताएं, हमारी तरफ से मुबारकबाद पहले तो दोनों को, और गोल्ड जिस तरीके से आप लोग लेकर आई हैं, आप बताएं कि कैसे जज्बात थे, कैसे एहसास थे जब गोल्ड विन किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ये कहूँगी कि जज्बात तो क्या कहूँ, जब गोल्ड हासिल किया तो एक तो ये बात थी, यकीन नहीं आया। जब थोड़ी होश संभाली ना तो हमें था कि अच्छा घर को हम ज़रूर बताएंगे, सबसे पहले तो यही था। तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि गोल्ड हासिल किया हमने। तो लाइबा, आप बताइएगा कि क्यूकेशन कराटे से बहुत सारे जो हमारे आवाम हैं वो उनका तारुफ नहीं है, इसमें क्या तब्दीली होती है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्यूकेशन कराटे स्पोर्ट्स कराटे से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जो स्पोर्ट्स कराटे है वो सेमी कॉन्टैक्ट है और क्यूकेशन कराटे फुल कॉन्टैक्ट कराटे है। हम लोग फुल किक्स हिट करते हैं, पंचेस हिट करते हैं। और जो स्पोर्ट्स कराटे होता है उसमें टच बेस पे पॉइंट होते हैं। लाइक अगर आपकी टच होगी है फेस पे तो पॉइंट मिल जाता है, आप पंच टच करते हैं तो आपको पॉइंट मिल जाता है। हमारी फुल पावर हिट है। जब फुल पावर हिट हो और नेक्स्ट जो पर्सन है, जो आपका ओपोनेंट है या जो भी राइवल है, वो फील करे या फिर वो उस चीज़ को शो करे कि उसको वो किक हिट हुई है तो हमारा पॉइंट होता है, उसके अलावा हमारा पॉइंट नहीं होता। और दूसरा हमारा नॉकआउट बेस भी होता है। राइट। अच्छा ईशा, आप बताएं, ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, कॉमनवेल्थ क्यूकेशन कराटे टूर्नामेंट, इसमें पार्टिसिपेट जब आप लोगों ने किया, कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनको फेस करना पड़ा आप?
आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस तो हमें यकीनन ट्रेनिंग का होता है। सबसे पहले तो ये बात है क्योंकि उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी होती है और उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना कि अच्छा अब वक्त कम हो गया ना, अब और मज़ीद क्या करना है, ये होता है। फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगी फ्रॉम जैसे नहीं कहते हम दोनों के पर्सपेक्टिव से ना, हमारे वो कहते नहीं ये सेल्फ फाइनेंस था तो वो चैलेंज आ गया था। यानी कि स्पॉन्सर्स का जो इशू होता है वो आपको भी फेस करना पड़ा और आपने खुद ये अपना टूर जो था खुद ही आपने फाइनेंस किया और वो एक डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होता है जी, क्योंकि उस हिसाब से ना हम कम जा सकते, जो फाइनेंस कर सकते सिर्फ वही जा सकते, तो हर कोई नहीं कर बिल्कुल। तो लाइबा तारुफ तो एक जगह पर, दूसरी जानिब जो एक्सपोजर होता है बहुत सारे लोगों को कम है। ये तो इन जहतों के बारे में पता होना कि कराटे में कौन कौन सी जहतें मौजूद हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि कहाँ कहाँ जाकर खेल सकते हैं। तो आपको कैसे इल्म हुआ इन सब चीज़ों के बारे में? जो हमारा कराटे हम लोग इस टाइम पे पाकिस्तान में डिफरेंट अकेडमीज हैं जो आपको कॉम्बैट स्पोर्ट सिखा रही हैं। MMA है, मुay थाई है, बॉक्सिंग है और क्योकुशिन कराटे जो है हम लोग इस टाइम में बहरिया टाउन में कर रहे हैं। और ये कि आपको बेस्ट टीचर मिल जाए उससे ज़्यादा आपके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि आपको ऐसे टीचर्स मिले जो ये चाहते हो कि आप सीखें। तो जब आपको टीचर्स अच्छे मिल जाएँ और जब आपको ऐसे जी लोग मिले जो आपको अच्छे से अच्छे टीचर प्रोवाइड किए, जैसे जो हमारे CEO शिहान राजा खालिद हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमें बेस्ट से बेस्ट टीचर मिले। जब हमारी टूर्नामेंट्स करीब आते हैं, जब हमने इंटरनेशनली किसी टूर पे जाना होता है, तो अभी भी जो हमें प्रिपरेशन करवाने के लिए आए थे उन्होंने उनको लाहौर से बुलवाया था और यहाँ पे अकोमोडेट किया था ताकि वो हमें ट्रेनिंग करवा सके। तो जब आपके करीब ऐसे लोग हों जो आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा ईशा, डेफिनेटली कराटे इटसेल्फ मुश्किल है और फिर क्योकुशिन कराटे आपने कहा कि उससे डिफरेंट होता है नॉर्मल कराटे से। मार्शल आर्ट्स का जो सफ़र है बेसिकली, इसमें आपको भी चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़े होंगे जब आपने आगाज़ किया, घर से कैसे आपने इजाज़त ली, क्योंकि उमूमी तौर पर लड़कियों को बड़ा नाजुक मिजाज समझा जाता है और घर वाले भी ये कहते हैं कि इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं उनसे वो दूर रहें, कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोट ऐसी लग सकती है। आपके लिए कौन सी सबसे बड़ी रुकावट थी और आप क्या देखती हैं जो दीगर लड़कियां हैं जो आपसे इंस्पायर होकर इस तरफ आ रही हैं, उनके लिए क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में? जी मैं कहूँगी एक्चुअली मैं इस बात में बड़ी किस्मत वाली हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी सपोर्ट एक्चुअली घर वालों से ही मिला था जिन्हें इस खेल में मुझे डाला था। ख़ास तौर पे ये वो ज़माना था जब हरासमेंट केसेस फीमेल के ना बहुत बढ़ गए थे, तो मेरी नानी और मेरी मदर ने ना कराटे कोई सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स रिलेटेड ना कुछ ढूंढने की कोशिश की, तो हमें ये मिल गया। तो उस हिसाब से मेरा जो मसला था ना हमेशा से कॉन्फिडेंस का था, तो वो मेरे लिए एक तरह से चैलेंज था क्योंकि मैं एक तरह से आउटगोइंग नहीं होती थी, ना ही अभी भी कौन सी इतनी हूँ, लेकिन एक बात है कि थोड़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हो जाती है। तो मेरा ये था ना कि अच्छा मेरे पीछे रहना है, मुझे कोई ना बुलाए, मेरा ज्यादा ये मसला था। तो मेरा जाती मसला था, बाहर से कुछ ऐसा तो नहीं था। पता होना अपने मसले का ये आधा हल होता है और आपने जो है अब पार्टिसिपेट करके मेडल्स लाकर ये भी साबित कर दिया कि आपने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया इस चीज़ पर। लाइबा आप बताइएगा कि आप समझती हैं कि अब आपके इर्द गिर्द के लोग ज़रा थोड़े से इंटिमिडेटेड फील करते हैं कि वो आप कराटे मास्टर हैं, आप गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, तो कुछ ऐसी कोई गलत बात हुई तो फिर उनको कुछ पड़ भी सकता है, कोई मुक्का पड़ सकता है, कोई लात पड़ सकती है? ऐसी बात तो नहीं है ऐसे कि कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि होता है कि जब आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जाते हैं ना तो ये स्पोर्ट्स आपको बहुत हम्बल कर लेती हैं, आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। मैं बहुत एग्रेसिव थी जब तक मैं कराटे स्टार्ट नहीं किया था, और मैंने बेसिकली कराटे स्टार्ट अपने एग्रेशन पे कंट्रोल, मेरे घर वालों ने मुझे एग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए मुझे कराटे में डाला था। तो मैंने बेसिकली एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया था और वाकई ये आपको हम्बल कर देता है। और दूसरी बात ये है कि
अवेयरनेस ये है कि बाहर अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो क्योकुशिन कराटे को बहुत लोग जानते हैं, इसका नाम बहुत है। पाकिस्तान में उस तरह से नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को एक स्पोर्ट समझा जाता है, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनको उस तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये कराटे और कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी क्रिकेट की तरह बहुत फेमस हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है और हमारी सारी दुआएं आपके साथ है। जिस तरीके से अभी तक आपने परफॉर्म किया है और चैलेंजेस जो है वो आपने फेस किए हैं, आगे चलकर भी आप इनको अबूर करती हुई तमाम रुकावटों को आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अच्छा इरम, बहुत सारे पाकिस्तानी पेरेंट्स और बेटियां आपको देख रही हैं जो आपसे इंस्पायर हुई हैं, जो इस तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी कि आप बच्चों को ना लाजमी एक तरह से स्पोर्ट्स में ना इनकरेज किया जाए, क्योंकि एक तरह से हमारे कल्चर में है ना कि वो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ये वो, लेकिन स्पोर्ट्स का मैं ज़रूर कहूँगी कि स्पोर्ट्स की एक लिमिट होती है। जब आप कंपेटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो आपकी एक थोड़ी एज लिमिट होती है, तो इस हिसाब से उनको रोकना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। तो बट ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स फॉर गर्ल्स में कहूँगी मार्शल आर्ट्स में ज़रूर बच्चियों को डालें, क्योंकि अब आजकल के ज़माने में ना सेल्फ डिफेंस तो आनी चाहिए, और सिर्फ बच्चियों को नहीं लड़कों को भी आनी चाहिए। तो इस बात से ना मैं ज़रूर पेरेंट्स को मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों को डालें इस खेल में, क्योंकि अब मार्शल आर्ट्स की तरह से अब जाके मार्शल आर्ट्स कैन बी अ मीडियम जिससे आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आपने देखा है लाइबा से मुलाकात करवाई, आपकी ईशा से मुलाकात करवाई, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मर्दों की भी इसको जरूरत है, तो जरूर खेलिए और अपना नाम बनवाइए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। जाते जाते हमने कहा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की बात जरूर करनी चाहिए, जिसमें शामिल की जाने वाली दो नई फ्रेंचाइजीज के लिए बोली देने वाले खरीदारों के जो नाम है वो सामने आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो नई टीमों के लिए मौसूल होने वाली बोलियों का जो तकनीकी और माली जायजा मुकम्मल करने के बाद अब जो अहल बोली दहिंदगान की हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दिया, और दुनिया भर से PSL की नई फ्रेंचाइजीज के लिए मजमूई तौर पर 12 बोलियां मौसूल हुई थी। ताहम बोली कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद फिर 10 जो बोली दहिंदगान है उनको अहल करार दिया। ये तमाम कंपनीज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया हैसियत रखती हैं और PSL की नई फ्रेंचाइज हासिल करने में गहरी दिलचस्पी इनकी है। PSL की दो नई टीमों की जो नीलामी है आज इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी, और नीलामी का अमल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा, जहां PCB हुक्काम, बोली दहिंदगान और दीगर मुतल्लिका शख्सियात शरीक होंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।